हाय गाइस, मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में हम सुनेंगे कैंडल स्टिक चार्ट्स की कहानी। जी हाँ, कैंडल स्टिक चार्ट्स हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जापानीज़ कैंडल स्टिक चार्ट्स को हम तक पहुँचाया। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। स्टीव निसन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कैंडल स्टिक चार्ट्स को ढूंढ के निकाला था। जापानीज़ काफ़ी लंबे समय से कैंडल स्टिक चार्ट्स को यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। अब आप कह सकते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी या फिर जापानीज़ ने इसको एक सीक्रेट की तरह छुपा के रखा हुआ था। 1987 में स्टीव निसन एक जापानीज़ ब्रोकर के ऑफिस में होते हैं। वो जापानीज़ ब्रोकर अपने कुछ जापानीज़ स्टॉक के चार्ट्स देख रही होती हैं। तभी वो कहती हैं लुक विंडो। तो स्टीव निसन समझ नहीं पाते हैं। वो उनसे फिर से पूछते हैं कि विंडो से आपका क्या मतलब है। तो वो उन्हें डिटेल में समझाती हैं। वो कहती हैं जैसे वेस्टर्न टेक्निकल एनालिसिस में गैप होता है, आप उसको गैप कहते हैं। जैसे आपको भी पता होगा कि जैसे मार्केट कभी गैप अप ओपन होता है, कभी गैप डाउन ओपन होता है, दो प्राइजेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, जहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, उसे हम गैप कहते हैं, लेकिन जापानीज़ उसको विंडो कहते हैं। तो वो उन्हें अच्छे से समझाती हैं। वो उन्हें और भी डिटेल में बताती है कि जैसे वेस्टर्न टेक्निकल्स में अगर प्राइजेस उस गैप को फिल करते हैं तो हम कहते हैं फिलिंग द गैप, लेकिन जापानीज़ में उसको कहा जाता है क्लोजिंग द विंडो। और इसी तरह से वो कुछ और जापानीज़ कैंडलस्टिक टर्म्स उन्हें बताती हैं, जैसे दोजी क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। और ये सब सुन के स्टीव निसन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वो खुश होते हैं और वो कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। इसीलिए वो कुछ साल कैंडलस्टिक चार्ट्स को देते हैं। वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सकें। लेकिन उनका कहना था ये सब उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की मदद की। उन जापानीज़ ब्रोकर ने उनकी काफ़ी मदद की। उस टाइम एक एसोसिएशन होती थी जिसे कहते थे मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन। जैसे आज के टाइम में सीएमटी होती है, आपने शायद सुना ही होगा, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन। उसी तरह उस टाइम पे मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन थी। आई गेस अभी भी ये एग्जिस्ट करती है। तो इन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद करी। कुछ किताबें थी जिनसे स्टीव निसन को काफ़ी मदद की। उनमें से एक किताब थी एनालिसिस ऑफ स्टॉक प्राइस इन जापान। ये इंग्लिश वर्जन में थी, जापानीज़ बुकलेट का ये एक इंग्लिश वर्जन था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी ये केवल 10 पेजेस की ही बुक थी और इसकी जो ट्रांसलेशन थी वो बहुत अच्छे से नहीं की गई थी। तो इस बुक से उन्हें वैसी नॉलेज नहीं मिली, वैसा फ़ायदा नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें एक और किताब मिली जिसका नाम था द जापानीज़ चार्ट ऑफ चार्ट्स। ये लिखी थी मिस्टर सीकी सिमिजू ने। ये भी इंग्लिश वर्जन था जिसको ट्रांसलेट किया था मिस्टर ग्रेग निकोलसन ने। ये किताब करीब 70 पेजेस की थी और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो किताब है 25 साल पहले लिखी गई थी। हम बात कर रहे हैं 1987 की। 1987 से पहले 25 साल पहले ये बुक लिखी गई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जापानीज़ काफ़ी लंबे समय से कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज़ कर रहे थे, लेकिन किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। स्टीव निसन को ये किताब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, द जापानीज़ चार्ट ऑफ चार्ट्स, जो लिखी थी मिस्टर सीकी सिमेजू ने। उन्हें ये किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये तक कहा कि ये इनकी रोज़ेटा स्टोन बन गई है। अब रोज़ेटा स्टोन से उनका मतलब था कि जैसे किसी को खजाने की चाबी मिल जाती है, उसी तरह से उन्हें ये किताब मिल गई है और उन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो नॉलेज चाहिए थी, कैंडलस्टिक चार्ट्स की जो नॉलेज चाहिए थी, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, वो उन्हें इस किताब से मिल गई थी। ये किताब वो अपने साथ हमेशा रखने लगे। इस किताब को उन्होंने पढ़ा, दोबारा पढ़ा, नोट्स बनाए और इन कंसेप्ट्स को अप्लाई किया। ये प्रोसेस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया। उन्होंने तब तक रिपीट किया जब तक उन्हें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स की मिल गई। स्टीव निसन का कहना था कि वो काफ़ी किस्मत वाले थे कि उस किताब के जो ऑथर थे सीकी सिमेजू, उससे उन्हें बात करने का मौका मिला। उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। क्योंकि सिमेजू इंग्लिश नहीं बोलते थे,
तो उन्हें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। तो मिस्टर ग्रेग निकोलसन जो एक ट्रांसलेटर थे, उन्होंने स्टीव निसन और सीकी शिमिज़ु की काफ़ी मदद की, एक दूसरे की भाषा एक दूसरे को समझाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी। स्टीव निसन का फिर से कहना है कि अगर शिमिज़ु नहीं होते तो स्टीव निसन की जो किताब है जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो बुक वो उनके बिना नहीं लिख पाते। तो स्टीव निसन काफ़ी धन्यवाद देते हैं सीकी शिमिज़ु का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ उनकी किताब से ही सीखा था जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। स्टीव निसन अभी भी काफ़ी कुछ सीखना चाहते थे। वो ऐसे लोगों से मिलना चाहते थे जो जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न को अपनी रियल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्हें एक शख्स मिले जिनका नाम था मोरीहोकू गोतो। वो काफ़ी लंबे समय से कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल कर रहे थे। वो ही नहीं, उनकी जो फैमिली है वो लंबे समय से, आप कह सकते हैं सेंचुरी से, उनका कहना था कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगेन कब से जापानीज़ के पास ये सीक्रेट था हमें अभी भी नहीं पता। मोरिको गोतो ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद करी स्टीव निसन की, अपना समय दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम उन्हें दिया, अपनी नॉलेज उन्हें दी, और जो भी जानकारी उनके पास थी कैंडलस्टिक पैटर्न की, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, वो सारी जानकारी उन्होंने स्टीव निसन के साथ शेयर करी। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की क्या हिस्ट्री थी वो भी उन्होंने स्टीव निसन को उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। अगर आप भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो उन्होंने स्टीव निसन की काफ़ी ज़्यादा मदद करी। उन्होंने उन्हें ऐसी नॉलेज दी जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी जिसके बारे में स्टीव निसन जानना चाहते थे। स्टीव निसन के लिए नेक्स्ट चैलेंज था कि इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा जापानीज़ लिटरेचर, जापानीज़ कैंडलस्टिक लिटरेचर जो उन्होंने इकट्ठा किया था, अब उन्हें बेसिकली उसे एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में लाना था, उन्हें एक इंग्लिश किताब के फॉर्म में लाना था। तो उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसको जापानीज़ भी आती हो और जिसको टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज हो। उनका कहना है कि वो फिर से किस्मत वाले साबित हुए और उन्हें मिले रिचर्ड सोलबर्ग, जो थे डायरेक्टर लैंग्वेज सर्विसेज अनलिमिटेड ऑफ न्यूयॉर्क कंपनी के। वो अमेरिकन फ्लुएंट थे जापानीज़ में, इसका मतलब है वो जापानीज़ भी उतनी ही फ्लुएंसी से बोलते थे जितना वो इंग्लिश बोलते थे, और उन्हें टेक्निकल एनालिसिस भी आती थी। स्टीव निसन का कहना है कि अगर रिचर्ड सोलबर्ग नहीं होते तो उनकी बुक जितनी एक्सटेंसिव है, जितना ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो रिचर्ड सोलबर्ग के बिना नहीं कर पाते। सो आपने देखा कैंडलस्टिक चार्ट्स को ढूंढने और हम तक पहुंचाने में कितने लोगों ने हमारी मदद की। स्टीव निसन, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखने का इनिशिएटिव लिया, जिसमें उनकी मदद करी जापानीज़ ब्रोकर ने, इनका नाम हमें नहीं पता। उसके बाद जिनकी किताब से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली, उनका नाम था मोरीहिको शिमिज़ु से। और जिन्होंने ट्रांसलेट किया इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन में मदद करी, वो थे मिस्टर ग्रेग निकोलसन। अगर वो नहीं होते तो स्टीव निसन और शिमिज़ु आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और जो भी लिटरेचर, कैंडलस्टिक लिटरेचर स्टीव निसन ने इकट्ठा किया था, उसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया मिस्टर रिचर्ड सोलबर्ग ने। तो इन सभी ने हमारी काफ़ी मदद करी हम तक कैंडलस्टिक चार्ट्स पहुँचाने तक में। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी तरह से नए जानकारी भरे वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।